आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर यह है, जिस बात का डर था वो हो गया। सीमा पर खतरे में है पाकिस्तान में हिंदू, सीमा भारत में है। बहुत दिन से पाकिस्तान से आवाजें आ रही थी, सीमा को वापस पाकिस्तान भेजो, सीमा को वापस पाकिस्तान भेजो। नहीं भेजा तो पाकिस्तान में हिंदुओं को टारगेट करेंगे, और वही हो गया। अगली तस्वीर दिखाई, ये वो डकैत, ये वो आतंकी है जो बंदूक लेकर धमकी दे रहे थे, कह रहे थे सीमा को वापस भेज दो। नहीं भेजा तो मंदिर टारगेट पर होंगे, हिंदू टारगेट पर होंगे, और अब ये टारगेट करने लगे। अगली तस्वीर दिखाई, एक और डकैत, सीमा सिंध की है, सिंध के आतंकी डकैत। वहां तो बंदूक खुलेआम लेकर घूमते, बंदूक कंधों पर लेकर धमकियां दे रहे थे कि सीमा को भेजो, वरना पाकिस्तान में बहुत से हिंदू रहते हैं। अगली तस्वीर दिखाई, ये ग्रेनेड लेकर बाकायदा धमका रहा था। अब इन तीन में से कोई है या कोई चौथा था, लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं पर टारगेट हो गया। अगली तस्वीर दिखाई, ये देख रहे हैं, ये है रॉकेट लॉन्चर। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, ये रॉकेट लॉन्चर है। सीमा को नहीं भेजा गया तो पाकिस्तान में हिंदू मंदिर पर हमला हो गया, सीमा को नहीं भेजा गया तो पाकिस्तान में मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ। देख रहे हैं आप, मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर मारा गया, गोलियां चलाई गई हैं। ये और ये वही आतंकी और डकैत हैं जो अब तक कह रहे थे सीमा को भेजो, जो भारत में है, पाकिस्तान भेजो, वरना हिंदुओं पर हमला होगा। जान को भी खतरा है, तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती। मैं यहाँ की जेल में जिंदगी बिता लूंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। जो वरी बीमा टाइम दींदो पिया, जो ना तो मंदिर है इतना बचे तो वो मंदिर आने शहर। हमारा लड़की इधर से गया है, तुम्हारा पाकिस्तान से गया इंडिया में, इधर तो प्यारा है तुम्हारा। जिस बात का डर था वही हुआ। पाकिस्तान से आई सीमा की वापसी को लेकर पाक से मिल रही धमकियां सही साबित होने लगी हैं। सीमा यहां सचिन के साथ है, वहां पाकिस्तान में सीमा के बदले हिंदुओं पर टारगेट होने लगा है। सीमा को पाकिस्तान नहीं भेजने पर मंदिर पर हमले शुरू हो गए हैं। आज आतंकियों ने मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया। आतंकियों ने धमकी दी थी, सीमा को पाक नहीं भेजा तो हिंदुओं पर हमला करेंगे, ये मंदिर गिराएंगे, ये करेंगे, सीमा को वापस भेज दो, और शरीर में इसकी गर्दन काट के दिखाएंगे। इस मुल्ला टाइप बंदे हैं, वो भी कर रहे हैं। और एक एंकर को भी धमकी दी गई कि हम आपको भी मार देंगे। तो धमकियां चल रही हैं, बस भगवान भला करेगा सबका। सीमा ने पाक जाने से इनकार कर दिया। अब यही आतंकी पाक में हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं। यहाँ भारत में सीमा सचिन कई दिन से सामने नहीं आए हैं। आलू भरा पराठा, पानी भरा गिलास, सीमा तेरी याद में, भूख लगे ना प्यास। शायरी मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, अपने पति सचिन की हूँ, सचिन की होके मरूंगी, क्योंकि इन्होंने मुझसे वफा की है और मेरी आखिरी सांस तक इनसे वफा है। अगर मैं जिंदा हूँ तो इनके साथ रहूंगी, अगर मर गई तो फिर भले मुझे इनसे जुदा कर दिया जाए। तो सचिन यहां आलू और पराठा कर रहे हैं, वहां पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान में जो आतंकी धमकी दे रहे थे, वो आतंकी वो करने लगे जिस बात के लिए वो धमका रहे थे। मंदिर पर हमला हो गया आज रॉकेट लॉन्चर से। तस्वीर देख रहे हैं आप, रॉकेट लॉन्चर चल रहा है, ठीक इसी तरह से मंदिर को टारगेट किया गया। सीमा हैदर की वजह से पाक में हिंदू मंदिर पर हमला हुआ। पाकिस्तान के सिंध में डकैतों ने मंदिर पर हमला कर दिया, और पाक सीमा पाक के सिंध की दरअसल रहने वाली है। मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। डाकू ने पहले ही धमकी दी थी, आपको याद होगा, मैंने सुनवाया भी आपको। हमले के बाद सिंध में यह मंदिर बंद था जब यह रॉकेट लॉन्चर चला है। मंदिर बंद होने की वजह से जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, और हमले के बाद मौके पर पाकिस्तान की पुलिस पहुंची है मंदिर पर। 8 से 9 हमलावरों ने मंदिर पर हमला बोला था। हमले के बाद पाकिस्तानी डाकू मौके से फरार हो गए। हमला करके पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है वहां कि ये कौन आतंकी थे, कहां गए। वहां मानवाधिकार आयोग ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए, हिंदुओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए। सिर्फ मंदिर पर हमला नहीं हुआ, कई हिंदुओं को बंधक भी बना लिया इन आतंकियों ने। वो कह रहे हैं सीमा को वापस भेजो, वरना यहां हिंदू बंधक रहेंगे। सिर्फ मंदिर पर हमला नहीं किया गया, ये आप देख रहे हैं, बहुत से लोगों को बंधक बनाया गया है। पाकिस्तान में हिंदुओं को बंधक बनाया गया, और
सिंध में डकैतों ने 30 हिंदुओं को पकड़ लिया। महिला और बच्चों को भी डकैतों ने बंधक बनाया है। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग के हवाले से बड़ी खबर मिली है। सीमा हैदर को लेकर डकैतों ने धमकी दी थी। सीमा के भारत आने पर डकैतों ने यह धमकी दी थी। आतंकियों ने सीमा को पाकिस्तान लौटाने की धमकी दी थी। सीमा को वापस नहीं भेजने पर मंदिर पर हमले की धमकी दी, हमला कर दिया। सीमा सिंध वापस नहीं आई तो अंजाम भुगतना होगा, यह भी कहा था। सिंध में हिंदुओं को मंदिर नहीं जाने की चेतावनी दी है। अब पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। कराची में 150 साल पुराने मंदिर को तोड़ दिया गया। पंचमुखी हनुमान मंदिर को बुलडोजर से गिरा दिया है। कराची में मॉल बनाने के लिए हिंदू मंदिर तोड़ दिया गया। सुनिए उन डकैतों को, सुनिए जो ये पहले धमकी दे चुके थे, ये वार्निंग दे चुके थे। सुनिए। हमारा पहले जखरन कबीले वाला है, हमारा लड़की इधर से गया है, तुम्हारा पाकिस्तान से गया इंडिया में, दिल्ली में गया, ये बात समझ लो। तुमने हमारा लड़की वापस नहीं किया। जिलो, शेखाबाद, कश्मीर, रतुदेरो, जहाँ जहाँ तुम्हारा हिंदू गैर मजहब आ गया उसका सरेआम इज्जत प्यारा है, हमारा वापस करो। और अस्सलामुअलैकुम सिंधवासियों, जेका भी पाकिस्तान ना प्यार करण आयो महाराणो शरगना सभिनि खां मां हथ जोड़ कर अर्ज़ कयां थो पियो, उनखे मां हथ जोड़े इहो कयां जेको इहो सैमा वारो केस आहे। सैमा जेकी पाकिस्तान में 4 बालड़ा ऐं हिकिड़ी औरत थी करे उहो गीता क़बूल करे उते जेको ज़ेर या नेपाल में। मैं जब भी सुबह सुबह अपने मूड में जॉगिंग करने जा रहा होता हूँ तो पीछे से वाइफ की आवाज आती। आइए अब सवाल यह है कि आतंकी कह रहे हैं सीमा को भेजो, पाकिस्तान में हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं, तो क्या सीमा का बैग पैक होगा? अब सीमा वापस जाएगी पाकिस्तान, क्योंकि कोई दूसरा विकल्प नहीं है और सीमा को भेजने के सिवाय कोई और ऑप्शन भी नहीं। देख रहे हैं पाकिस्तानी सीमा हैदर बिना वैध वीजा के भारत आई थी, पहले ही अवैध वीजे पर है। भारत में रखे जाने का कोई सवाल उठता नहीं। 1 महीने से ज्यादा अवैध तरीके से नोएडा में रही है पहले ही, और इसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। विशेषज्ञों की दलील यह है कि पाकिस्तान भेज देना चाहिए सीमा को। डिपोर्टेशन की एक प्रक्रिया होती है वापस भेजने की, उन सारी प्रक्रियाओं को फॉलो किया जाना चाहिए। गोपनीयता कानून के तहत सीमा हैदर पर फौरन एक्शन लिया जाए। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं सीमा को 7 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। सजा काटने के बाद सीमा को वापस भेजा जा सकता है। सचिन और उसके परिवार पर भी एक्शन हो सकता है। सीमा हैदर को लेकर एक और सवाल उठ रहा है, सीमा के भारत आने की मंशा आखिर क्या थी, यह भी जांची जाए। यह जांच का विषय है, पुलिस उसकी जांच कर रही है। अगर सीमा हैदर ने कोई साजिश की है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी। अगर कोई साजिश नहीं की है तो उसे डिपोर्ट कर देना चाहिए। जमानत मिलने से सीमा हैदर पाक साफ नहीं हो जाती है। कोर्ट ने सिर्फ जमानत पर रिहा किया। पुलिस ने जो साक्ष्य और धाराएं लगाई वो मजबूत नहीं रही होंगी। वो मजबूत होती तो सीमा जेल में होती। अगर साजिश के पुख्ता साक्ष्य होते तो जमानत नहीं मिलती। देश का कानून किसी का प्यार देखकर कोई फैसला नहीं करता है कि कोई अवैध रूप से घुसा है। न जाने कितने लोग हैं जो पाकिस्तान जाने के लिए बैठे हैं वैध तरीके से, और न जाने कितने हैं जो वैध तरीके से आने के लिए बैठे हैं लेकिन नहीं आ पाते। देश में आने का तरीका ही गलत हो तो उसी के हिसाब से सजा होती है। बिना वीजा के एंट्री से ही सीमा को डिपोर्ट किया जा सकता है। सचिन से शादी कर लेने से उसे भारत में रहने की इजाजत नहीं मिलेगी। सवाल यह है क्या सीमा को भारत की नागरिकता मिल सकती है? नागरिकता पर फैसला पूरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। नागरिकता को लेकर भी एक पूरी प्रक्रिया होती है, उसका पालन करना होता है। लेकिन जो धमकियां मिल रही हैं कि सीमा को वापस भेजो, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। देश में जो लोग हैं जो सीमा के घर के आसपास रब्बूपुरा में रहते हैं, वो इन धमकियों पर, इन आतंकियों के हमले पर क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। वो उनका मन है क्या सीमा को वापस भेजने का? यहाँ नहीं होगा कुछ भी, वो उनका, हाँ वो तो गीदड़ उनकी है, वो नहीं बोलते कुछ भी। वो जो धमकी दे रहे हैं, और ऐसे 2 कौड़ी के तो देते रहते, तुम देख रहे होगे कितने आते हैं यार, कितनी वीडियो आती है। 2 कौड़ी के लोग इनके कर रहे हैं क्या? जब इतने बड़े झगड़े वाले हैं तो यहाँ से उठा कर ले जाएंगे, धमकी देने से कहा है। आज तक क्यों कुछ किया ही नहीं है उन्होंने, अब क्या करेंगे? वो करेंगे, उनकी सरकार करेगी। आज तक नहीं किया, अब क्या करेंगे? वो कुछ कर ही नहीं सकते। वो अब सवाल लोगों को सुन लिया। ये वो लोग हैं जो सीमा के घर के आसपास रहते हैं, रोज देखने जा रहे हैं, रोज सुनने जा रहे हैं, रोज मिलने जा रहे थे। अब सवाल यह है कि सीमा कहां है? सीमा कई दिन से गायब है, घर बंद है।
घर में सीमा नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आज पुलिस पहुंची सीमा के घर। अगली तस्वीर दिखाइए, ये देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। सीमा के घर आज पुलिस ने दस्तक दी। सुबह सुबह पुलिस पहुंच गई। देखिए, कई पुलिस वाले थे, सीमा के घर के अंदर पहुंचे और दरवाजा फिर से बंद कर लिया गया। पुलिस वाले अंदर गए, पहले नॉक करते रहे, दरवाजा खोला नहीं गया। बहुत देर बाद दरवाजा खोला गया सीमा के घर के अंदर का। और देखिए, महिला पुलिसकर्मी भी है। पुलिस वाले उसके बाद घर के अंदर पहुंचे जब दरवाजा खोला गया, लेकिन सीमा इस घर में नहीं थी। सीमा दूसरे घर में है। ये देख रहे हैं, ये पुलिस वाले बाहर निकले। एसएचओ को आप देख रहे हैं, पुलिस वाले इस घर से बाहर निकले। क्या सीमा अंदर थी? क्या पुलिस वालों ने पूछताछ की? बड़ी बात यह है। आइए, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक और तस्वीर, अगर है तो दिखाइए। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, महिला पुलिसकर्मी निकली। आइए मैं बताता हूं आपको कि पुलिस क्यों गई थी, पुलिस ने क्या किया घर पे जाकर, और पुलिस ने क्या सीमा से सवाल जवाब किए। हमारे सहयोगी वहां मौजूद थे, आपको बताऊंगा क्या हुआ। पहले देखिए, सीमा अगर अंदर थी तो सीमा से सवाल हुए। पाकिस्तानी सीमा हैदर 2 दिन से लापता है, कहां है कोई नहीं जानता। सीमा पड़ोसियों से भी नहीं मिल रही है, मीडिया, पड़ोसी, सबसे मिलने पर रोक है। 2 दिन बाद आज सचिन के घर पुलिस पहुंची थी। सीमा सचिन के घर पर मौजूद नहीं थी। सचिन के घर के करीब ही सचिन सीमा रह रहे हैं बताया गया। सचिन के परिवार ने स्वास्थ्य का हवाला दिया है। नोएडा पुलिस की टीम ने सीमा से पूछताछ की। पुलिस की 5 सदस्यों की टीम 1 घंटे तक पूछताछ करती रही। इससे पहले 2 दिन पहले भी 3 घंटे तक पूछताछ हुई थी। सचिन के करीबी के घर ही पूछताछ हुई थी। सीमा हैदर को लेकर कई सवालों के जवाब अभी बाकी है। पुलिस की टीम काफी देर तक दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। काफी देर के बाद दरवाजा खोला गया। पुलिस ने सीमा के साथ सचिन से भी पूछताछ की है। पुलिस सीमा के दिए गए बयानों पर जांच कर रही है। सीमा हैदर पर पाकिस्तानी जासूसी होने का शक है, जासूस होने का। अब जरा सुनिए, जब सीमा के घर पुलिस पहुंची, हमारे सहयोगी जतिन वहीं मौजूद थे, उनकी रिपोर्ट देखिए। Summer is here. Time to chill out in the mountains. Travel with your friends. Celebrate with your family. Travel intercity with InDrive Outstation. It's सर, क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया सर आप लोगों ने? अभी कुछ कह नहीं सकते, हम क्या कर रहे हैं बताएंगे बाद में। ये जो सीमा है अंदर, हमें बोलने का वो अधिकार नहीं है इस बारे में। सीमा है सर, क्योंकि सीमा को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। कोई जानकारी नहीं अभी। सीमा के स्टेटमेंट आप लोगों ने अभी लिए सर? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो बस पूछताछ कर रहे हैं। ये क्या सर रूटीन अटेंडेंस है कि आप लोग चेक करने आ रहे हैं कि सीमा गाँव में है या नहीं? सर डेली साइन हो रहा है क्या सीमा का? सर कुछ तो बताइए कि क्या अटेंडेंस है, क्योंकि कोर्ट ने भी बोला है कि उनको यहीं पर ही रहना है। तो सीमा से पुलिस वाले पूछताछ करने पहुंचे, लेकिन अकेले पुलिस नहीं है। देश की 5 एजेंसियां सीमा को लेकर जांच कर रही हैं। सीमा सभी के लिए अबूझ पहेली बनी हुई है। यकीन करना मुश्किल है, प्यार में आई है या इसके पीछे जासूसी भी है। देखिए कौन कौन सी एजेंसियां हैं। ये है देश की बड़ी एजेंसियां जो सीमा के मामले की जांच कर रही हैं। आईबी, सबसे पहले आप देख रहे हैं, आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो मामले की जांच में जुटी है। आईबी भारत की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी है। देश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना इसकी जिम्मेदारी है। आतंक और खतरे से संबंधित हर इनपुट होता है आईबी के पास। दूसरी एजेंसी एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। एटीएस भी सीमा मामले की जांच में जुटी है। एटीएस का काम है आतंकी घटनाओं पर लगाम लगाना, यानी आतंक से जुड़ी घटना या व्यक्ति की एटीएस जांच करती है। अगली बड़ी एजेंसी है एमआई यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस, मामले की जांच कर रही है। कहीं सीमा के निशाने पर देश के सैन्य ठिकाने, सैन्य संस्थान तो नहीं है। क्या उसकी जानकारी, नजर सेना की खुफिया जानकारी पर तो नहीं है, इसके लिए एमआई जानकारी जुटा रही। एलआईयू लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, स्थानीय खुफिया विभाग भी सीमा की जांच में जुटा है। एलआईयू स्थानीय स्तर पर अहम जानकारी जुटा रहा है। ये पुलिस वाले जो पहुंच रहे हैं ये भी उसका हिस्सा हो सकते हैं। सीमा पिछले 50 दिन से नोएडा में कहां गई, किससे मिली, क्या कर रही थी, क्यों छुप कर रह रही थी, क्यों पुलिस से भाग रही थी, सचिन और सीमा की किस किस से मुलाकात हुई। एलआईयू ने ये सभी डिटेल दूसरी एजेंसियों को साझा करेगी और उसके बाद पुलिस, आज पुलिस पहुंची, दूसरी बार पूछताछ के लिए पहुंची। इसके अलावा यूपी पुलिस की टीम लगातार एक्शन में है। संदिग्ध लगने पर दोनों को गिरफ्तार किया गया था। यूपी पुलिस लगातार दोनों से पूछताछ कर रही है, सवाल जवाब कर रही है। सुनिए जरा, अब डिफेंस एक्सपर्ट, सालों फौज में बिताए मेजर गौरव आर्या को सुनिए, वो सीमा को लेकर क्या कह रहे हैं।
अगर वो औरत और 4 बच्चे आ सकते हैं अनडिटेक्टेड भारत के अंदर, तो दोस्तों एक बात सोचिए, हजारों पाकिस्तानी भी आ सकते हैं। क्या करना है? दुबई से नेपाल फ्लाइट लेनी है, नेपाल आप पहुंच गए। नेपाल तो एक अलग कंट्री है, अलग देश है, अलग मुल्क है। नेपाल से आप पैदल चल के आ जाएं भारत, आप साइकिल से आ जाएं, मोटरसाइकिल से आ जाएं, कौन पूछ रहा है आपको? तो ये देखने की बात है कि कितने लोग ऐसे पाकिस्तानी नेपाल के रास्ते भारत में आ चुके हैं। क्योंकि नेपाल से आना जाना, मैं खुद गया हूं नेपाल, मैं पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने गया था। और अगर आप भारतीय हैं, इंडियन हैं, तो आपको वहां पे कोई नहीं पूछता, आप आओ जाओ आपकी मर्जी। और सिमिलरली भारत में अगर आप नेपाली हैं, आपको कोई नहीं पूछता, आप आ जाओ आपकी मर्जी। तो ये आओ जाओ आपकी मर्जी कोई नहीं पूछता, ये कितना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है भारत के लिए। अब सवाल, मेजर गौरव आर्या को आपने सुन लिया। सवाल यह है, सीमा कौन है? सीमा एसआई की एजेंट है, सीमा जासूस है, सीमा प्यार में आई है। बहुत से सवाल सभी के जहन में कि आखिर सीमा के कितने रूप हैं, क्योंकि कभी गुलाम हैदर, कभी एजाज, इतने नाम आ रहे हैं। सीमा का असली चेहरा क्या है कोई नहीं जानता है। देख रहे हैं सीमा अलग अलग भेष में इसी तरह से डॉज दे रही है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं सीमा है कौन। पाकिस्तानी सीमा हैदर को लेकर सस्पेंस बरकरार है। सीमा को लेकर हर दिन अलग अलग दावे हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर सीमा को लेकर कई दावे हैं। सीमा हैदर को कोई पाकिस्तानी जासूस बता रहा है, सीमा को पाकिस्तानी सेना में कोई मेजर बता रहा है। दावा है कि सीमा का असली नाम सामिया रहमान है। सामिया रहमान पाकिस्तान की सेना में मेजर है। खास मकसद से सीमा हैदर भारत पहुंची, यह दावा किया जा रहा है। सीमा हैदर को आईएसआई एजेंट बताया जा रहा है। पाकिस्तान में सीमा के अलग अलग दोस्तों के बयान आ रहे हैं। इससे सीमा हैदर को लेकर गुत्थी और उलझ गई है कि आखिर सीमा है कौन। अब सीमा कौन है कैसे पता चलेगा? पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब को सुनिए, वो कह रहे हैं तरीका एक है भाई, सीमा को पकड़िए, लाई डिटेक्टर टेस्ट करिए, सच सामने आ जाएगा। सुनिए। पाकिस्तानी महिला सीमा का प्रकरण पूरी तरीके से संदिग्ध है और उसमें गहराई से जांच की आवश्यकता है। घटनाक्रम कि पीयूबीजी खेल के माध्यम से इतना प्रेम संबंध उत्पन्न हो गया कि अपने 4 बच्चों के साथ 13 लाख की जमीन बेच करके वह नेपाल होती हुई ग्रेटर नोएडा पहुंच गए। पूरा घटनाक्रम पूरी तरीके से अविश्वसनीय है। इसमें आईबी रॉ और मनोचिकित्सकों के माध्यम से गहराई से जांच की आवश्यकता है और सीमा जी की लाई डिटेक्टर टेस्ट और नार्को एनालिसिस होनी ही चाहिए। तो एक्स डीजीपी का कहना है लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए। लेकिन दिलचस्प ये है, जो लोग सीमा के घर के आसपास रहते हैं रब्बूपुरा में, वो तो कह रहे हैं सीमा जासूस नहीं है। लेकिन जो लोग रब्बूपुरा से दूर रहते हैं उनकी अलग अलग राय है। वो कह रहे हैं सीमा जासूस भी हो सकती है, सीमा को पाकिस्तान वापस भेजो। देश के बाकी शहरों के लोग क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए जरा। यहाँ आ गई है, वो उसने हिंदू धर्म अपना लिया है तो 50 आरोप लगेंगे। वो तो ये भी कहते थे वहाँ के मंदिरों को तोड़ा जाएगा और जो हिंदुओं पे आक्रमण होगा, या हमारे समाज के वहाँ हमारे हिंदू वहाँ रहे कितने हैं, पहले कितने थे और अब कितने रह गए। देखिए, अगर सीमा ऑलरेडी किसी को धोखा दे चुकी है और पहली चीज तो ये पाकिस्तान से आई है तो इस पर भरोसा करने वाला वैसे भी नहीं है। पहले तो पाकिस्तान का जो माहौल इस समय चल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाउट है। सीमा जो अपने मेन मकसद से आई है और इनको भी मतलब जो है जो आई है सचिन को भी मतलब इनको भी धोखा देगी। वो तो सरकार करेगी उसे तो फैसला, भाई जासूस है क्या है, जांच तो वही करेगी, हम लोग थोड़ी कर सकते हैं। अब यहाँ की कोई भरोसा थोड़ी ना, किस मकसद से यहाँ पे आई है, क्या मकसद है यहाँ आने का, जिससे पूरी जांच की छानबीन होनी चाहिए। इसकी जांच तो होनी चाहिए। देखो जरूर होने को कुछ भी हो सकता है, जो होने में कोई पता ना क्या हो सकता है, निकलने कुछ भी निकल सकता है। सबसे पहली बात तो वो जो है पबजी जो है गेम था, ये प्यार मोहब्बत में आई है। जांच पड़ताल बिल्कुल होनी चाहिए। तो यहाँ से वापसी भेजना चाहिए सर। अब एक तरीके से आई है, यहाँ से इसको वापसी भिजवाओ भाई साहब। किसी देश की महिला 4 बच्चों को लेकर दूसरे देश की महिला इस तरीके से आ रही है अपने आदमी को छोड़कर, तो बताओ जब वो उसकी ना हुई तो यहाँ क्या रहेगी। बहुत कुछ निकलना बाकी है, बहुत कुछ निकलेगा। जांच होनी चाहिए। अपनों से प्रेम करता है ना, वो कभी छोड़ता नहीं है। तो जिनके शादी करने के बाद 4 बच्चे हो गए, अगर उनके 4 बच्चे होने के बाद में वो उनको छोड़ के
अगर यहाँ आ गई तो क्या गारंटी की इनको भी रखेगी? तो सचिन को क्या हमारे देश को धोखा दे रही है? वो पाकिस्तान से आने का मतलब क्या है? जो अपने आदमी को छोड़ के आ सकती है वो किसकी हो सकती है? और एक जासूसी होगी लाजमी है वो, जब चार फोन है, 5 उसके पास पासपोर्ट है, और क्या होना उसका? देखिए, प्यार में तो सब कुछ जायज है, आ भी सकता है लोग, जा भी सकता है वहाँ पाकिस्तान से इंडिया भी आ सकते हैं लोग, तो प्यार के लिए तो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जासूस ऐसे हम लोग नहीं कह सकते ना, एजेंसियों का काम है अपना जांच करें, जांच करके जैसा होगा बताएंगे अपना क्या करना है। तो सवाल यह है, देश के लोगों को आपने सुन लिया, मिली जुली प्रतिक्रिया है, हर शख्स बात कर रहा है अपने घर पर, अपने दोस्तों से, अलग अलग तरह की राय है। लेकिन क्या वाकई सीमा जासूस है? इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता, कोई नहीं जानता, क्योंकि ऐसा हुआ है और हर साल होता है। उदाहरण के लिए ये साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक थे डीआरडीओ में, डिफेंस रिसर्च, ये लोगो देखा आपने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो सरकारी संस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आती है, ये हथियार बनाती है, बड़े बड़े हथियार बनाती है। उसमें साइंटिस्ट थे ये साहब, इनका नाम है प्रदीप। ये हनी ट्रैप में फंस गए, पाकिस्तान में ऐसे ही जासूस ने इन्हें फंसा लिया और उसके बाद सारी जानकारी ले ली। ये अकेले नहीं है, ये डीआरडीओ में थे। अगली तस्वीर दिखाइए, ये है नवीन, ये गृह मंत्रालय में थे और अस्थायी मेंबर थे, अस्थायी रूप से नौकरी कर रहे थे नवीन। इनको भी हनी ट्रैप में पाकिस्तान से किसी जासूस ने फंसा लिया और इन्होंने भी सारी जानकारी दे दी। अगली तस्वीर दिखाई, डीआरडीओ वाले साइंटिस्ट ने क्या क्या बता दिया, ये देख रहे हैं। अग्नि मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल, आरोप है अग्नि और ब्रह्मोस मिसाइल की जानकारी लीक कर दी। पाकिस्तान में किसी लड़की से बात कर रहे थे, इन्हें लगा कहीं आसपास की है और उसको ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइल की जानकारी दे दी। आइए आपको बताता हूं क्या क्या जानकारी लीक कर दी है। इसलिए पाकिस्तान ऐसा करता है, इसलिए पाकिस्तान पर भी शक है। क्या किया पाकिस्तान ने, देखिए साइंटिस्ट साहब ने क्या क्या लीक कर दिया, पहले आपको बताता हूं। फंसे कैसे, ये भी देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये ब्रह्मोस मिसाइल चली गई और ये आ गई अग्नि, वो खड़े साइंटिस्ट और उनके बगल में हनी ट्रैप। वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर हनी ट्रैप का शिकार हो गए। पाकिस्तानी हसीना ने प्रदीप कुरुलकर को फंसाया, नाम बताया ज़ारा दास गुप्ता, पाकिस्तानी एजेंट। ज़ारा दास गुप्ता के नाम से मिली साइंटिस्ट साहब से। पाक एजेंट ने वैज्ञानिक से सोशल मीडिया पर दोस्ती कर ली, वैज्ञानिक ने भी दोस्ती कर ली, वैज्ञानिक को फंसाने के लिए पूरा जाल बिछा दिया। पाकिस्तानी एजेंट ने कई फर्जी नामों से आईडी पहले से बना रखी थी, सारी आईडी इसके साथ टूट पड़ी वैज्ञानिक पर। इन्हें लगा इतनी लड़कियां मुझे मैसेज कर रही, क्यों? फर्जी नामों में से ही दो नाम ज़ारा दास गुप्ता और जूही भी थे। ज़ारा दास गुप्ता ने बताया वो ब्रिटेन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। पाक एजेंट ने वैज्ञानिक से गोपनीय जानकारियां दोस्ती बढ़ाने के बाद मांगनी शुरू की। वैज्ञानिक ने पहले ब्रह्मोस लॉन्चर की जानकारी दे दी, अग्नि मिसाइल लॉन्चर और मिलिट्री बीजिंग सिस्टम के बारे में पूछा उसने, ड्रोन यूसीवी के बारे में भी वैज्ञानिक ने जानकारी दे दी हनी ट्रैप बनकर। इस पर वैज्ञानिक प्रदीप ने तमाम गोपनीय जानकारी पहले जुटाई, वैज्ञानिक ने पहले खुद भी जानकारी जुटाई, पाक एजेंट को गोपनीय और संवेदनशील जानकारियां दे दी उसके बाद। इसलिए सवाल उठ रहे हैं सीमा पर भी। ये अकेले नहीं है डीआरडीओ के साइंटिस्ट। अब आपको लिए चलता हूं गृह मंत्रालय में अस्थायी रूप से नौकरी कर रहा था शख्स नवीन, उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसने कैसे सब कुछ लुटा दिया, देखिए, ये देख रहे हैं, वो भी पाकिस्तानी लड़की के साथ जुड़ा फोन पर। ये है नवीन, देख रहे हैं, जासूसी के आरोप में नवीन पाल गिरफ्तार हो गए। गाजियाबाद पुलिस ने इनको पकड़ा है। बरेली की अंजलि से बात करने का दावा, इन्हें लगा किसी अंजलि से बात हो रही है। सोशल मीडिया के जरिए में संपर्क में आए, व्हाट्सएप पर लड़की से चैटिंग करने लगे, सोच रहे थे बरेली की कोई अंजलि है। खुफिया जानकारी और सीक्रेट दस्तावेज भी दे दिए उसे। लड़की ने खुद को उत्तर प्रदेश की बरेली का बताया, लेकिन पाकिस्तान में बैठी थी। व्हाट्सएप का वर्चुअल नंबर भी, यानी आप इंटरनेट से कई बार बात करेंगे तो आप जो चाहें वो नंबर भी उसमें दे सकते हैं। उसका नंबर बरेली का आ रहा था, लेकिन वो इंटरनेट के जरिए था। जांच हुई, पता चला अंजलि पाकिस्तान में है। उसका नाम अंजलि नहीं, कुछ और भी हो सकता है। पता चला आईपी एड्रेस से, इंटरनेट के एड्रेस से, कि नंबर तो कराची का निकला, सीमा भी कराची से आई है। इसलिए सभी को डर और बढ़ गया है, ये इसलिए कहा जा रहा है। अब सुना रहा हूं मैं आपको, सुनिए। कर्नल शैलेंद्र सिंह बता रहे हैं कि पाकिस्तान इस तरह से हनी ट्रैप के जरिए भारत में इस तरह के अधिकारियों को फंसाता है। सुनिए।
हनी ट्रैप के केसेस कितने आते हैं साल में? 10, 12, 14, 130 करोड़ में इस तरह की वीकनेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर हो भी जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी देश की जनता हनी ट्रैप में है। हमारे यहाँ सोशल वैल्यूज बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं, फैमिली वैल्यूज बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं, और सर्वोपरि होता है हमारी देशभक्ति। कभी कभी कोई भटक जाए, ये एक अपने आप में बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, बट एट द सेम टाइम जिम्मेदारी से ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है, एक बहुत ही गलत तरीके की चीज पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, अनएथिकल है। वी हैव टू गार्ड अगेंस्ट इट। आपके हिसाब से इंडिया का अपना गेम कौन सा है? वही जो इंडिया के कोने कोने में खेला जाता है, क्रिकेट, जो हर किसी की जबान पे चढ़ा हुआ है। कबड्डी 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 कबड्डी, जो इंडिया के दिल से जुड़ा हुआ है। हॉकी, सबका फेवरेट लूडो। लूडो वैसे बात तो सही है, कोई कुछ भी खेलता हो, लूडो तो सब खेलते हैं, तो आप भी खेलिए इंडिया का अपना गेम लूडो, सिर्फ ज़ूपी पर। 7 करोड़ से भी ज्यादा इंडियंस के साथ। आज ही zoopy.com से ऐप डाउनलोड करो, खेलो और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। अब मैं क्यों कह रहा हूं, ये हनी ट्रैप जो नवीन फंसा बरेली की अंजलि समझकर, ये कराची से थी। अगली तस्वीर देखिए, ये जो सीमा हैदर आई है ये भी कराची से ही है, कराची की रहने वाली है। पहले सिंध में रहती थी, गुलाम से शादी करके कराची में आ गई। अगली तस्वीर दिखाइए, ये जो तस्वीर है ये कराची के उस घर का है जहां सीमा हैदर रहा करती थी। कराची की तस्वीर है, ये वो गली है जिसमें सीमा हैदर रहा करती थी शादी के बाद मकान लेकर। अगली तस्वीर दिखाइए। अब मैं ये क्यों बता रहा था कराची से, क्योंकि पाकिस्तान की जो ISI है, यानी उनकी जो खुफिया एजेंसी है जिसके हेड है नदीम अंजुम, ISI के हेड है, और ISI यही काम करती है, जासूस तैयार करती है, हनी ट्रैप तैयार करती है, और उसके बाद भारतीय अफसरों को शिकंजे में लेती है, उनसे जानकारी जुटाती है। इसमें पाकिस्तान बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से काम करती है। अगली तस्वीर दिखाइए, यह है पाकिस्तान में रावलपिंडी में हेडक्वार्टर। इस हेडक्वार्टर में वो जासूस लड़कियां तैयार की जाती हैं जो हनी ट्रैप बनाती हैं। यह सच है, यह वो ऑफिस है जिसमें यह तैयार होता है। अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान के नक्शे में ये हनी ट्रैप का जो सेंटर है ये कहां पर है। पाकिस्तान बाकायदा तैयारी के साथ पूरी टीम बनाकर इस पर काम करता है। देखिए जरा, ये देख रहे हैं पाकिस्तान का नक्शा है, और रावलपिंडी आपको नजर आ रहा है, ये है रावलपिंडी। नीचे आपको हैदराबाद नजर आ रहा है। तो रावलपिंडी और हैदराबाद ये दो जगह है जहां पाकिस्तान हनी ट्रैप सेंटर बनाया हुआ है। अब मैं आपको बताऊं इस हनी ट्रैप सेंटर में कैसे खेल होता है, कैसे लड़कियों को जासूस बनाकर, स्पाई बनाकर या हनी ट्रैप के जरिए अफसरों से बात करवाना शुरू करते हैं। ये देख रहे हैं पूरा हनी ट्रैप का जाल है। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी सब इसमें मिली हुई है। आपको बताऊं कि ISI पाकिस्तान में हनी ट्रैप कॉल सेंटर चला रही है। दावा यह है कि पाकिस्तान में ISI के दर्जनों कॉल सेंटर है। रावलपिंडी और हैदराबाद में बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है। यहीं पर फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी है, सिर्फ लड़कियों की यूनिवर्सिटी। दावा है यहां पर हनी ट्रैप सेंटर चलाया जाता है, हिंदुस्तानियों को फंसाने की ट्रेनिंग दी जाती है। सोशल मीडिया पर पहले लड़कियों को लड़कियां टारगेट ढूंढती हैं। सेक्सटिंग के जरिए हनी ट्रैप का जाल बिछाया जाता है। सेक्सटिंग का मतलब है न्यूड फोटो के जरिए, नोटी टेक्स्ट के जरिए, न्यूड कॉल्स के जरिए बातों में फंसाकर हसीनाएं गोपनीय जानकारी निकालती हैं। और लड़की को एक दिन में 50 प्रोफाइल हैंडल करने होते हैं। टारगेट हिंदू है तो उसने माथे पर बिंदी लगाई होगी, लड़की ने खुद को दिखाती है वो हिंदू है, जैसे नवीन के साथ हुआ, बरेली की अंजलि बनकर मिली। फंसाने के लिए फर्जी नामों से फेक अकाउंट बनाए जाते हैं। 2022 में ऐसे ही पाकिस्तानी हनी ट्रैप सेंटर का खुलासा हुआ। पाक के हैदराबाद और रावलपिंडी में ये 2 कॉल सेंटर मिले थे। कॉल सेंटर के लिए ट्रेनिंग पाकिस्तान के रावलपिंडी में दी गई। पाक आर्मी हेडक्वार्टर में लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। यूनिवर्सिटी के विज्ञापन से ट्रेनिंग सेंटर की जानकारी मिली कि इस बात की ट्रेनिंग हो रही है बाकायदा। लेकिन यह डराने वाला है कि पाकिस्तान आखिर कर क्या रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, रक्षा विशेषज्ञ है वेद भूषण साहब, वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान तो ऐसा करेगा लेकिन बचना कैसे।
हमारी सेना में जो अफसर हैं, रक्षा मंत्रालय में है, गृह मंत्रालय में है, कैसे बचे? क्या करता है पाकिस्तान? सुनिए जरा। देखिए, हनी ट्रैप जो एक बहुत पुराना तरीका है, आज का नहीं है। जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, आईएसआई की हमेशा कोशिश रही है। आपको याद होगा 70s के अंदर आर्मी के बहुत बड़े ऑफिसर को साउथ दिल्ली से अरेस्ट किया गया था, उसमें भी हनी ट्रैप का मामला निकलेगा और उस केस सजा भी हो गया। उसके बावजूद ये हनी ट्रैप का जो मसला है वो तमाम जो आर्मी के अंदर, पुलिस के अंदर और आईबी में, रॉ के अंदर ये प्रमुखता से रहता है और प्रॉपर उनकी चेकिंग होती है कि उनके ऊपर विजिलेंस के ऊपर भी विजिलेंस होती है कि कहीं हमारा आदमी के हनी ट्रैप में ना फंस जाए। फिर भी डिस्पाइट उसके तमाम जो होने के बावजूद भी, तमाम चेक्स एंड बैलेंसेस के बावजूद भी ये चीजें सामने आती रहती है। ये आदमी की एक पर्सनल वीकनेस है, किस तरह से वो किसी लड़की के जाल में आता है। परंतु आम आदमी जब इन चीजों को फेस करता है वो थाने तक भी रिपोर्ट भी नहीं कराता है। तो ये आने वाले टाइम में हो सकता है ये चीजें चेक हों, प्रॉपरली एड्रेस किया जा सकता है मीडिया के द्वारा। सब लोग ऑफ हो गए क्या? आपने सही कहा, बाकी सारे मर चुके हैं। तो दुनिया की लग चुकी है, डूम्ड। गार्डियंस, बढ़ चलो। रॉकेट बोल, ये अर्थ नहीं अनर्थ है। क्या आपको पता है that your body gives you signs? Signs that say your body needs your attention. थोड़ी एक्स्ट्रा केयर। हेयर फॉल से एक्ने तक, ये वो साइंस है जो हमारी बॉडी हमें देती है। इन्हें समझिए बी बॉडी वाइज के साथ and give your body the right personalized care. Be Body Wise works with your body. Learn more at bebodywise.com. तो आपने सुना वेद भूषण साहब को। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो जासूस हैं, ये जो पाकिस्तानी जासूस हैं, क्या करती हैं, कौन से तरीके अपनाती हैं फंसाने के लिए। 3 बड़े तरीके। इनका टारगेट क्या होता है मैं आपको बताऊं। अगली तस्वीर दिखाइए। यह है देश का, ये सीधे आप जाएंगे राष्ट्रपति भवन है, एक तरफ नॉर्थ ब्लॉक है, एक तरफ साउथ ब्लॉक है। और नॉर्थ ब्लॉक इनके टारगेट पर होता है क्योंकि यहां गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, इसलिए टारगेट पर ही। अगली तस्वीर दिखाइए। यह है साउथ ब्लॉक, यहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, इसलिए इनके टारगेट पर ये विभाग होते हैं क्योंकि यहां बड़े अफसर बैठते हैं। बड़े अफसरों को कैसे ट्रैप करना है, इसके 3 तरीके, वो तीनों तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये तीनों तरीके से कैसे शिकार बनाते हैं देखिए जरा। पहला तरीका मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पहला तरीका है दोस्ती करके भरोसा जीतना। क्या करते हैं ये? आईएसआई के साथ काम करने वाले लोग बिल्कुल पढ़े लिखे होते हैं, दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के पास घूमते रहते हैं। जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय से जुड़े अफसरों को टारगेट करते हैं। आईएसआई के एजेंट पूरी तरह से ट्रेंड होते हैं। अनजान आदमी से दोस्ती करने की इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और पहले अफसर से दोस्ती करते हैं और दोस्ती करने के बाद धीरे धीरे उसका भरोसा जीत लेते हैं और जरूरत की चीजें उसे मुहैया करवाते हैं। इस तरह अफसर उनके जाल में फंस जाता है। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका यह है कि अधिकारी का नंबर एक व्हाट्सएप ग्रुप से अचानक जुड़ जाता है। मान लीजिए अधिकारी रिटायर भी हो गया है या अफसर अभी है, तो नंबर तो सर्कुलेट होता है इधर उधर, उसको अचानक 200 लोगों के ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। मैसेज करते हैं उसमें कि गलती से आपका नंबर ऐड हो गया है। अब उसके पास 2 विकल्प है, या तो एग्जिट कर जाए ग्रुप से या रहे। ग्रुप के मेंबर पाकिस्तानी होते हैं, सिम भारत की यूज करते हैं, जिससे उस अफसर को लगे कि ये भारतीय ग्रुप है, कोई बन गया। ग्रुप में खूबसूरत महिलाएं भी जोड़कर रखी जाती हैं। अगर भारतीय अधिकारी ग्रुप छोड़ देता है तो वो खूबसूरत महिलाएं मेंबर किसी बहाने से मैसेज करती हैं। धीरे धीरे अधिकारी से बातचीत शुरू हो जाती है। महिला मेंबर अधिकारी से प्यार भरी बातें भी करती है। इस तरह अधिकारी हनी ट्रैप का शिकार हो जाता है। ये सिर्फ व्हाट्सएप नहीं, ये फेसबुक के जरिए भी हो सकता है, ट्विटर के जरिए भी हो सकता है। तीसरा तरीका देखिए, पत्रकार बनकर मिलना। अगर ऊपर के जो तरीके मैंने आपको बताए इसमें काम नहीं बनता है तो तीसरा तरीका है। आईएसआई अधिकारी को फंसाने का तीसरा तरीका अपनाती है और इसमें एक महिला सबसे पहले अधिकारी को फोन करती है। महिला खुद को पत्रकार या रिसर्च स्कॉलर बताएगी।
महिला अधिकारी से किसी काम के लिए मदद मांगती है कि मुझे आपकी जरूरत है इस काम के लिए, मैं पत्रकार हूं या कोई स्कॉलर है। धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर अधिकारी साजिश के जाल में फंस जाता है। और मैं आपको बताऊं, इन सब के साथ जिस अधिकारी को टारगेट करना है, ये उस अधिकारी के फाइनेंस के बारे में, उसके सोशल एनवायरनमेंट के बारे में, सामाजिक वातावरण कैसा है, किस मिजाज का है, उसके बारे में सारी रेकी करते हैं। उसके बाद ही उसे टारगेट करते हैं। सुनिए जरा, एक्स डीजीपी विक्रम सिंह साहब बता रहे हैं ये कैसे शिकार बनाते हैं। ये एक सोची समझी रणनीति और योजना के तहत हनी ट्रैपिंग का काम होता है। इसमें एक एक चीज रिकॉर्ड की जाती है और महिला ऑपरेटिव जो कि आईएसआई के द्वारा ट्रेंड होती हैं, उनके द्वारा पहले चिन्हित किया जाता है। एक हाई का मैसेज, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग का मैसेज, और यह सिलसिला चलता है करीब हफ्ते 10 दिन तक। और आश्चर्य और अचंभा इस बात का है कि जो लोग प्रशिक्षण देते हैं कि हनी ट्रैप से कैसे बचा जाए, वो खुद हनी ट्रैप के शिकार बन जाते हैं। इसलिए पहले सावधानी बरती जाए कि इस प्रकार के अवांछित और अनडिजायरेबल लोगों से संपर्क में ना आए, उनको ब्लॉक कर दें। और अगर किसी तरह की कोई संदिग्धता है तो नजदीक के साइबर क्राइम अथवा इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों से संपर्क किया जाए। अनजान लोगों को किसी प्रकार की सूचना, अपना नाम, अपना कार्यालय, अपना पता आदि नहीं देना चाहिए। सीमा पर शक क्यों है? जो जासूस होती है, मैंने आपको बताया, ये अपनी फेक आईडीज बनाती है। इनके नाम फेक, इनकी जानकारी फेक, सब फर्जी। सीमा आई, सीमा की भी उम्र फेक है। ये आईडी अगर आपकी उम्र गलत लिखी है तो कोई भी आईडी पहचान पत्र फर्जी माना जाएगा। ये फेक है। अगली तस्वीर दिखाई, ये हलफनामा, उसमें सीमा की उम्र 21 साल। ये जो हलफनामा है, इस हलफनामे के हिसाब से इसमें लिखा है सीमा की उम्र 2014 में 19-20 साल थी, और ये बना हुआ हलफनामा 2014 का है। उस हिसाब से सीमा की उम्र हो गई 29 साल। तो उस आईडी के हिसाब से 21 साल और इस हलफनामे के हिसाब से 29 साल, दोनों फर्जी हो जाते हैं। सीमा कहती है 27 साल। इसलिए सवाल किया जा रहा है क्योंकि भारत में हर साल बहुत से अफसरों को हनी ट्रैप का शिकार बनाता है पाकिस्तान। देखिए जरा गिनती कितनी है, ये देख रहे हैं। पाकिस्तान का हनी ट्रैप का धंधा जोरों पर है। हर साल 15-20 मामले सामने आते हैं। कई मामले तो पकड़ में भी नहीं आते हैं। सोचिए, जो पकड़ में आ गए वो जेल में है, जो नहीं पकड़ में आए वो तो लेकर चले गए सारे इंपॉर्टेंट सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स। रावलपिंडी में इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट है। शुरू में मैंने आपको बताया, इस हनी ट्रैप सेंटर का नाम है 414 INT, यानी 414 इंटेलिजेंस INT। 2021 में मेजर उमर जेब खान इसे लीड कर रहे थे। अभी कौन लीड कर रहा है इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है। इस हनी ट्रैप सेंटर को पाक एजेंट बेहद गोपनीय जानकारी मांग लेते हैं। पहले हर एजेंट का क्षेत्र तय होता है, उसे क्या हासिल करना है। वैज्ञानिकों से मिसाइल, ड्रोन से जुड़ी जानकारियां मांगी जाती हैं। हनी ट्रैप का शिकार शख्स इसे देने से मना नहीं कर पाता है क्योंकि वो पूरी तरह से ट्रैप में आ चुका होता है। वो यकीन और भरोसे और विश्वास में आ जाता है। इससे देश की सुरक्षा पर गंभीर खतरा बन जाता है। अब आपको बताऊं, इसीलिए जो लोग सेना में काम करते हैं, जो लोग गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय में काम करते हैं, उनके लिए बहुत सख्त नियम है। उन नियमों के बावजूद ये लोग कामयाब हो जाते हैं। हनी ट्रैप युद्ध नीति में बहुत पुराने समय से इस्तेमाल हो रही है। हनी ट्रैप और जासूस, आपको बताऊं कि देश के, दुनिया के युद्ध नीति के इतिहास में सबसे पुराना हथियार रहा है। सेना से जुड़े लोगों को निशाना बनाना आसान नहीं है, इसलिए हनी ट्रैप के जरिए फंसाकर अहम राज, दस्तावेज हासिल किए जाते हैं। इसको लेकर रक्षा से जुड़े क्षेत्रों और सामरिक महत्व की संस्थाओं में बेहद कड़ी गाइडलाइंस और नियम, कायदे, कानून है। रक्षा मंत्रालय में काम करने वाला अधिकारी आम आदमी की तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। हम आप कर लेते हैं, लेकिन इन विभागों में काम करने वाले सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। नए लोगों से बिल्कुल न बात करते हैं, न दोस्ती करते हैं, और ना ही मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कभी आपने देखा हो कि बहुत कम फौज के लोग हैं जो मीडिया से बात करते हैं, मीडिया से भी बात नहीं करते हैं। उन्हें मनाही होती है। अपने काम को लेकर अपने परिवार तक से बात नहीं कर सकते, यानी जो काम कर रहे हैं उससे, उस पर परिवार से कोई बातचीत नहीं। हनी ट्रैप की घटनाओं के बाद नए नियम लाए जा सकते हैं, लेकिन यह भी देखना होगा कि अधिकारियों और कर्मचारियों पर इसका उल्टा प्रभाव न पड़े, क्योंकि पहले से ही रक्षा से जुड़े अधिकारियों पर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है। नियम कायदे पहले से बहुत ज्यादा है। 2 दिन पहले चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग हुई थी।
मिशन से जुड़े कई वैज्ञानिक दिन रात काम में जुटे हुए थे। चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े 80 वैज्ञानिक आखिरी 73 दिन घर तक नहीं गए थे। चंद्रयान के अलग अलग हिस्से जोड़कर ढांचा बनाने में जुटे हुए थे। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के बाद इन वैज्ञानिकों के चेहरे खिल गए थे। पाकिस्तानी जासूस इसी मौके की ताक में रहते हैं कि किसी तरह से टेक्नोलॉजी की जानकारी मिल सके तो कोई खुफिया जानकारी हथियाई जा सके। ये अधिकारी परिवार से दूर रहते हैं, अपने काम, कामयाबी, नाकामी के बारे में परिवार से कोई बात नहीं कर सकते हैं, तो इन सीमाओं में बंधे रहते हैं। उसके बाद भी यह हनी ट्रैप कहीं ना कहीं से लूप होल ढूंढकर किसी कमजोरी भांप कर उसे अपना शिकार बना लेते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस पर। एसपी सिन्हा रक्षा विशेषज्ञ हैं, किस तरह के नियमों, कायदों, कानूनों में रहना होता। आप देखिए डीआरडीओ के जो साइंटिस्ट को घेरा गया, कैसे घेरा गया? पाकिस्तान में एक स्पेशल रूम बना के रखा है सिंध में, जहां हनुमान जी का फोटो है, ये है, वो लड़की बात करती है मैं तो हिंदू हूं, वो इमोशनल कार्ड में फंस गया। तो ये जो इस तरह के वेपन्स, हथियार इस्तेमाल करता है पाकिस्तान, ये हमारी लिए सुरक्षा का कंसर्न है। तो कहीं नहीं कि सेना के लोग को ये समझना पड़ेगा कि जिस तरह से हम अपने ट्रुप्स पे विश्वास करते हैं, रैंक एंड फाइल पे विश्वास करते हैं, वैसे बाहर के आवाम के लोगों पे विश्वास न करें। कौन के किस आदमी का क्या इरादा है, किस आदमी का क्या इरादा है, कैसे वो घेरना चाहता है, क्या उसका षड्यंत्र का प्लान है, ये हमको समझना पड़ेगा। इसलिए एक हनी ट्रैप का पूरा विभाग पूरी साजिश के तहत पाकिस्तान इसे करता है। इसके बारे में चौकन्ने रहने की जरूरत है, किसी पर भी आंख मूंद कर यकीन करने की जरूरत नहीं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, मोदी का डर और विपक्ष लामबंद। ये इसलिए कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 की तैयारी में लग चुके हैं, लेकिन विरोधी मोदी को हराने की तैयारी में कल एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली। अगली तस्वीर दिखाई, यह बैठक पटना में हुई थी, कल से बैठक शुरू हो रही है बेंगलुरु में। कर्नाटक के बेंगलुरु में ये मंत्री, ये नेता पहुंचने वाले हैं। ये देखिए वो तस्वीर आप देख रहे हैं, बेंगलुरु की तैयारी शुरू हो गई। सोनिया गांधी का पोस्टर लगा हुआ है, ये नीतीश कुमार का पोस्टर लगा है। बेंगलुरु में मोदी को हराने के लिए ये डीके शिव कुमार, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, सबके पोस्टर बेंगलुरु की सड़कों पर लगे हुए। ये सब तैयारी कर रहे हैं मोदी को शिकस्त देने की। लेकिन सवाल ये है कि इधर मोदी को हराने की टीम तैयार है और इधर विरोधियों में से बहुत से टीम मोदी में भी आने को तैयार है। ये रिपोर्ट देखिए। एक मोदी सब पर भारी, मोदी के खिलाफ विपक्ष करेगा अब मगजमारी। पटना के बाद अब बेंगलुरु में बैठक की तैयारी। 17 तारीख यानी कल बेंगलुरु में मोदी के खिलाफ 26 विपक्षी दलों का जमावड़ा लगेगा। इस बैठक में मोदी को हराने की रणनीति बनेगी। लेकिन कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही पहचान आ जाते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं तो सुनिए एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल को, जो पटना की पहली बैठक में शामिल हुए थे। त्या 17 पार्टीमध्ये 7 पार्टी दादा कशी होती, खासदार किती? एक पार्टी तो अशी होती की ज्याचा खासदार 0 आणि असे 17 पार्टी तिथे बसून रही सही कसर शरद पवार से अजित पवार और उनके साथियों की मुलाकात ने पूरी कर दी, जिसमें इन नेताओं ने पवार के साथ आने और मिलजुल कर आगे बढ़ने की गुजारिश की और पवार ने इससे इनकार नहीं किया। या आपला राष्ट्र राज्याच्या हितामध्ये घेतलेला आहे, आपला पार्टीच्या हितामध्ये घेतलेला आहे। तो सवाल ये, क्या विपक्ष मोदी से ऐसे मुकाबला करेगा, ये जानते हुए भी कि उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश राजभर ने मोदी का हाथ थाम लिया है। बिहार से मोदी के हनुमान चिराग पासवान भी 18 जुलाई को एनडीए की बैठक में पहुंच रहे हैं। मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है, मैं उनका हनुमान हूं, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में। बिहार से जीतन राम मांझी भी बैठक में होंगे। खबर है कि वीआईपी के मुकेश सहनी और आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा भी आएंगे। चर्चा इस बात की भी है कि बेंगलुरु में भले ही जयंत चौधरी की तस्वीर लगी हो, लेकिन बेंगलुरु से लौटते ही जयंत एनडीए में आ सकते हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं ये जो बैठक होने वाली है, कल इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा। कल एक डिनर होगा, परसों संभवतः ये बड़ी बैठक होगी। लेकिन देखिए जरा बैठक में कौन कौन आने वाला है, लंबी टीम है, कौन नहीं आएगा ये देख रहे हैं। ये बैठक की तस्वीरें, बेंगलुरु में विपक्ष की ये बैठक होगी।
और 17 और 18 जुलाई को यह बैठक होनी है। आपको बताऊं, बैठक में 26 विपक्षी दल शामिल हो रहे हैं। सबका एजेंडा एक है, मोदी को हराना है। एनडीए के शब्दों में मोदी से खुद को बचाना है। बैठक में गठबंधन के नाम पर मुहर लग सकती है कि गठबंधन का नाम क्या हो। अब तक कहा जा रहा है पीडीए होगा,